आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की नई आबकारी पॉलिसी को लेकर मचे बवाल पर। जानेंगे कि दिल्ली की नई आबकारी नीति की खास बातें क्या हैं और इसको लेकर हंगामा क्यों बरपा है। साथ ही इस बात की पड़ताल भी करेंगे कि ऐसा क्या है कि राज्य सरकारें शराब की बिक्री को लेकर इतनी उतावली नजर आती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021-22 पर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच काफी वाद विवाद जारी है। उपराज्यपाल ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच के निर्देश भी दिए हैं। इतना ही नहीं, उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 तैयार करने वाले अधिकारियों और नौकरशाहों के नाम मांगे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि एलजी ने इस नीति को बनाने वाले अधिकारियों और नौकरशाहों की भूमिका पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नई एक्साइज पॉलिसी में कथित तौर पर गंभीर अनियमितताओं और गड़बड़ियों के आरोपों की जांच के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सबसे पहले दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के बारे में तफसील से समझ लेते हैं। नई आबकारी नीति की सबसे खास बात यह है कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू करने के बाद से शराब बेचने के कारोबार से खुद को अलग कर लिया है। नई पॉलिसी लागू होने के बाद से दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई जा रही लगभग 600 शराब की दुकानों को बंद किया जा चुका है। दिल्ली सरकार की इसके पीछे यह सोच थी कि शराब की खरीदारी को और अधिक आकर्षक बनाकर ज्यादा से ज्यादा राजस्व बढ़ावा देगी। नई नीति में केजरीवाल सरकार ने 850 शराब की दुकानों को रिटेल लाइसेंस दिए थे। इसमें 266 शराब के ठेके प्राइवेट दिए गए थे। इन शराब की दुकानों को 32 जोन्स में बांटा गया। इन शराब की दुकानों में 5 सुपर प्रीमियम शॉप्स शामिल हैं। आप इसे मॉडल शॉप्स भी कह सकते हैं। शराब का लाइसेंस पाने वाले कुछ लोगों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई, जबकि कुछ होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स में बार को रात 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स को कुछ शर्तों के साथ भारतीय और विदेशी दोनों शराब बेचने का अधिकार है। वे बार चाहें तो अपने टेरेस या बालकनी में भी शराब सर्व कर सकते हैं। बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, मोटेल, वेडिंग या पार्टी या इवेंट वेन्यू के लिए एक नया लाइसेंस L38 पेश किया है, जिसमें सालाना फीस पर परिसर में आयोजित सभी पार्टियों में भारतीय और विदेशी शराब सर्व करने की अनुमति है। इस बारे में हमने टैक्स एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री शरद कोहली से बातचीत की। आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके जो आपको सरकारी शॉप्स दिखती थी अल्कोहल की, उनको प्राइवेटाइज कर दिया। प्रपोजल रखा गया कि करीब हम 849 शॉप्स खोलेंगे। अब 849 शॉप्स का ब्रेकअप यूं था कि दिल्ली को 32 जोन्स हैं। 32 जोन्स में हर एक जोन में करीब 27 शॉप रखी जाएंगी और उनके अंदर भी एक एक वार्ड में 2 से 3 शॉप होनी चाहिए। ये निर्णय लिया गया। क्यों ये निर्णय लिया गया? दिल्ली सरकार का कहना यह था कि अभी तक जो सरकारी दुकानें थी, आप जाते हैं, उसमें 266 प्राइवेट भी थी, उनको भी इस 849 में मिला दिया गया। उनका कहना यह था कि साहब, रेवेन्यू बढ़ेगा, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है क्योंकि लोग इसको चोरी छुपे बेचते हैं, वो कम होगा। ऊपर से लिकर का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एक तरह से डीरेगुलेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि दिल्ली राज्य को, दिल्ली हम जानते हैं पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली एक आंशिक रूप से स्टेट है, तो उसको करीब 6300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आता था। उनका ये मानना था कि ऐसा करने के बाद, प्राइवेटाइज करने के बाद टेंडर मंगवाए गए। आपने देखा होगा, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जगह जगह उनको दुकानें खुली देखी गई और 10,000 करोड़ का रेवेन्यू उनको ऐसा एक्सपेक्टेड था कि इसके बाद इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो गैप था करीब 3,500 करोड़ के आसपास का, दिल्ली सरकार को ये लगा कि ये रेवेन्यू लीकेज है, ये एक तरह से सरकार के से चोरी छुपे जो शराब बिक जाती है वगैरह वगैरह, उनको ऐसा लगा कि इससे रेवेन्यू बूस्ट हो जाएगा, इससे ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगी, इक्विटेबली सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये जो रेवेन्यू जनरेट होगा इसको दिल्ली के और विकास के कार्यों में लगाया जाएगा। इस बात को अंदेशा रख के और अंदेशा क्या, इस बात को निर्णय लेके और ये नवंबर 21 में नीति लाई गई। और उसके बाद दिल्ली वासी जो है वो जानते होंगे कि आपको जगह जगह दुकानें खुलती दिखी। 849 से ये मई में घट के आ गई करीब 649। जून में ये घट के रह गई कुल 464 शॉप बंद हो गई। कुछ एमसीडी ने बंद कर दी, कुछ वायबल नहीं रही। आपने सुना होगा दिल्ली में 1+1 स्कीम चली थी, एक के साथ एक फ्री। और बीजेपी कांग्रेस को यह भी लगा कि इसमें, इसके पूरे आवंटन में, इस आबकारी नई नीति के आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ है
उनको ये भी लगने लगा कि ये जो एकदम से पॉलिसी बदली गई अपना रेवेन्यू बूस्ट करने के लिए, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। दिल्ली सरकार की नई आबकारी पॉलिसी पर विपक्ष क्यों हमलावर है, अब इस बात की पड़ताल करते हैं। भाजपा और कांग्रेस ने दिल्ली में शराब कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे युवा गलत रास्ता अख्तियार करेंगे। विपक्ष का कहना है कि स्कूलों और डेवलपमेंट का वादा करने वाली केजरीवाल सरकार अब शराब की दुकानें खोलकर किस तरह का विकास कर रही है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि नई आबकारी नीति से दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अगर आंकड़ों को देखें तो दिल्ली में शराब की दुकानों की संख्या लगातार घट रही है। 2021 में दिल्ली सरकार की तरफ से 849 शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी किए गए थे, लेकिन फाइनेंशियल नुकसान के कारण शराब की कई दुकानें बंद हो चुकी हैं। मई में दिल्ली में शराब की दुकानें 849 से घटकर 649 पर आ गई थी, जबकि जून में शराब की दुकानों की संख्या घटकर महज 464 रह गई। ठेका मालिकों का कहना है कि मोटी लाइसेंस फीस चुकाने के बाद बिल्कुल भी बचत नहीं हो रही है और कई शराब ठेका मालिकों का कहना है कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। अब जानते हैं विपक्ष के इतने विरोध और जनता के विरोध के बावजूद राज्य सरकारें शराब क्यों बेचने को उतावली रहती हैं। दरअसल देश में जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को केंद्र से स्टेट जीएसटी के मद में बड़ी रकम मिलती है, लेकिन सिर्फ इस कमाई से राज्यों का खर्चा नहीं चल पाता है। इसलिए जीएसटी लागू करने से पहले इस बात पर सहमति बनी थी कि पेट्रोल, डीजल, शराब और जमीन की खरीद फरोख्त से होने वाली कमाई पर राज्यों का अधिकार रहेगा। इसीलिए केंद्र सरकार से स्टेट जीएसटी के मद में मिले पैसे के अलावा राज्यों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया पेट्रोल पर वैट, शराब की बिक्री और घर की खरीदारी बिक्री पर होने वाली स्टैंप ड्यूटी से आता है। इंडिया टुडे की एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में अप्रैल 2017 से मार्च 2021 के बीच यूपी सरकार ने शराब की बिक्री से करीब दोगुनी कमाई की। वित्त वर्ष 2020-21 में यूपी ने शराब के लाइसेंस फीस और एक्साइज ड्यूटी के जरिए करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और पहले नंबर पर रहा। एसबीआई स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2021-22 के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्यों में शराब की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक में राज्य सरकार शराब पर लगाए टैक्स से करीब 14.27% की कमाई करती है। यानी अगर सरकार 100 रुपए की कमाई करती है तो उसमें से करीब 14 रुपए का राजस्व शराब से आता है। कर्नाटक ने वित्त वर्ष 2020 में शराब की बिक्री और लाइसेंस फीस के मद में करीब 21,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। शराब से कमाई के मामले में कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। इसी तरह दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार अगर 100 रुपए की कमाई करती है तो उसमें से 11.37 रुपए शराब पर लगे टैक्स से वो कमाती है। यही कारण है कि राज्य सरकारों ने कोरोना महामारी के चलते लागू किए लॉकडाउन को पूरी तरह ओपन होने से पहले शराब की बिक्री शुरू कर दी थी। इस बारे में एक्सपर्ट का नजरिया भी सुनते हैं। देखिए, बड़ा एक रोचक आंकड़ा निकल के आया कि देश में सबसे ज्यादा जहां शराब पी जाती है तो लोग सोचते होंगे कहां पी जाती है, और जब राज्यों के लोग शराब पीते हैं सोचते हैं शायद हम ही ज्यादा पीते हैं या हमारे से दूसरे राज्य पीते हैं। तो जो साउथ इंडिया के 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आपको हैरानी होगी सुन के कि इन 5 राज्यों का पूरा जो शराब इंडिया में कंज्यूम की जाती है, अल्कोहल की कंजम्पशन 45% इन 5 राज्यों के पास है। और ये भी आपको सुन के हैरानी होगी क्योंकि इतना ज्यादा शेयर है तो 10 से 15% इन राज्यों का रेवेन्यू, जो पूरा राज्य का राजस्व होता है, वो इस एक्साइज से आता है। पर कुल मिला के हम भारत की बात करें, पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो शराब से एक्साइज कलेक्ट की जाती है सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज द्वारा करीब 2.25 लाख और 2 लाख करोड़ के बीच में है। इसका मतलब एक महीने में करीब 15 से 18 हजार करोड़ का रेवेन्यू सब के सब राज्य जनरेट करते हैं। और अभी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें गुजरात और बिहार, ये 2 जगह ऐसी है जहां पर प्रोहिबिशन लागू है, मतलब जहां पर आप शराब नहीं बेच सकते हैं। ये बात और है, वहां पर चोरी छुपे काम किया जाता है और सुनने में आता है कि किया जा रहा है, पर वहां पर आप ऑफिशियली नहीं। तो इन 2 राज्यों को निकालने के बाद भी करीब 15 से 18 हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये मुझे लगता है जब 2017 में जीएसटी आया तो जीएसटी आप सबको अगर याद होगा, हालांकि 5 साल पुरानी बात हो गई, करीब 16-17 छोटे मोटे टैक्सेस को मिला के जीएसटी निकाला गया। राजस्व, मुख्यतः राजस्व राज्यों का जीएसटी हो गया, क्योंकि जो जीएसटी एसजीएसटी जो कलेक्ट होता है, आप देखते होंगे आपके बिल पे एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है। वो जो एसजीएसटी होता है वो राज्य का हिस्सा होता है, तो राज्य को केंद्र सरकार वापस कर देती है।
इसके अलावा कॉम्पनसेशन भी मिल रही थी। तो जीएसटी मुख्य राजस्व का स्रोत बन गया। और खास अब कोविड आया तो एक जमाना ये भी था कि वो जो जीएसटी की ओवरऑल कलेक्शन थी वो 1 लाख करोड़ से भी नीचे चली गई। तो लाजमी बात है कि सेंटर और स्टेट दोनों को राजस्व के लाले पड़ गए। दूसरा जो आता है, हम देखें कि जीएसटी में 3 चीजों को बाहर रखा गया है। एक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को, तो एक राज्य को स्टैंप ड्यूटी आती है, और तीसरा जो रेवेन्यू स्रोत है शराब और स्टैंप ड्यूटी के अलावा जो बड़ा स्रोत है वो है इलेक्ट्रिसिटी। बिजली पर अभी तक जीएसटी नहीं लगाया गया। तो बिजली, प्रॉपर्टी और अल्कोहल, ये 3 चीजें जो जीएसटी से बाहर रखी गई हैं, ये राज्यों के लिए 3 मुख्य, अगर मोटा मोटा हम लगाएं तो ये 3 तरीके से राजस्व आता है, जिसमें से 10% हिस्सा ऑन एन एवरेज केवल और केवल अल्कोहल से आता है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार राज्यों की निर्भरता है शराब की बिक्री पर। पेट्रोल और डीजल पर जो वैट कलेक्ट होता है वो भी राज्यों की इनकम मानी जाती है। शराब बेचना ना बेचना राज्य सरकारों का निजी मामला है। किस तरह बेचना है यह भी उनकी निजी चॉइस है। लेकिन शराब से कमाई के आंकड़ों को देखें तो ये साफ है, और कुछ अपवाद छोड़ दें तो ज्यादातर राज्य सरकारों की कमाई का बड़ा सोर्स शराब रही है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।